का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 1 अपान एक्स, एक्स इक्वल टू नॉट 0 के बराबर है। ठीक है, अब हल करना है तो इसमें कोई भी विधि लगा सकते हैं, जैसा मन करे वैसा विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन करेंगे, फिर सवाल को क्या करेंगे, उतार लेंगे। 2x प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5 2x प्लस 1 अपान एक्स। अब क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर कर लें, अपान एक्स स्क्वायर होगा प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 एक्स प्लस 5 अपान एक्स। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और 10x प्लस का 5 अपान एक्स। स्क्वायर से ये वाला एक्स खत्म हो जाएगा ना। अब इसका गुणा इसमें करा दो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a के मतलब 2x इंटू बी के मतलब 1, अब प्लस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसका x बचा है ना, इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूना 4x प्लस 4x स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर ये 4 और 4 8x स्क्वायर उधर लेकर, सबको उधर लेकर चले जाओ, तो इधर बचेगा क्या 0, और ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये 4 गो एक्स स्क्वायर और 4 गो कितना हो गया 8x स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना 8x स्क्वायर, और ये देखो 4x और इधर है प्लस का 5x, तो ये इधर आएगा तो माइनस का ये 4x, और ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1, तो ये 0, 10 में से 8 निकलेगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, और ये 5 में से ये 4x निकलेगा तो क्या बचे x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको चाहें तो हम सीधा लिख सकते हैं, कैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद में गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का नाम 2। अब 2 का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए, तो 2 गुणे 1 2 माइनस 1, यानी कि जहाँ x है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये कह 2 माइनस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देख लो 2 गो एक्स में से एगो एक्स निकालोगे कितना बचेगा, एगो एक्स बच जाएगा ना। अब यहाँ से क्या लेंगे, जोड़ा बना लेते हैं, और इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2x, तो हो जाएगा x प्लस 1। अब दूसरा में देखने की ज़रूरत नहीं, हमको क्या बनाना है, दूसरा कोष्टक में यही बनेगा, इसका मतलब यहाँ x चाहिए किसका प्लस का, तो यहाँ से माइनस वाला निकालना पड़ेगा, तो यानी माइनस का 1 ले लो बस, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 1, यहाँ से ये चीज़ निकल गया, तो अब बचा क्या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यानी कि तो ये शून्य के बराबर होगा, नहीं तो ये, तो यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 1, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। अतः फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा -1 और 1/2, क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ आया। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल दिया कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक के बट्टे सेक के बराबर साइन स्क्वायर बट्टे 1 माइनस का से। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले में क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे ना, LHS से, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि दायां पक्ष की बायां पक्ष, बायां पक्ष, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक के बट्टे सेक के हो जाएगा, नहीं इसको लाना है क्या ये, तो अगर ठीक से देखें थोड़ा सा अलग नज़रों से हटकर इसे, तो कैसे दिखाई देगा, ये 1 बट्टे सेक ए इंटू 1 प्लस सेक के, समझ आ रहा है,
तो वो 1/sec क्या होता है, का से होता है कि नहीं होता है। और ये हो जाएगा 1 प्लस sec को क्या लिख सकते हैं, वो 1/cos a लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा cos a, और ये तिरिये गुणा करो तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1/cos a। ये देखो cos a से cos a कैंसिल, बच गया क्या, यानी कि cos a प्लस 1, ठीक है, cos a प्लस 1 आ गया। हमको तो लाना ये है। तो अब क्या करेंगे इसके बाद कि cos a प्लस 1 का परमेकरण कर, इसको हम चाहे तो ऐसे सीधा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस cos a भी लिख सकते हो, क्यों 1 प्लस cos a। अब इसको परमेकरण ऐसे कर देते हैं ना, 1 माइनस cos a बटे 1 माइनस cos a। देखो ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यही आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a बटे 1 माइनस cos a, ठीक है। तो ये देखो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होगा, 1 माइनस ये हो जाएगा cos a। तो ये देखो a स्क्वायर, इसका मतलब ऐसे एक का वर्ग करो एक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a और 1 माइनस cos a। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a होगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अब बटे 1 माइनस cos a, और ये क्या है RHS प्रूव्ड, ठीक। चलो देखो अगला सवाल दिया, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये चीज़ दिया है, ठीक है। तो आगे अब क्या करेंगे, इसमें अगर विधि का जिक्र नहीं किया होता तो क्या करते, कोई भी विधि लगा देते हैं, ठीक है। इसका मध्यमान निकालते हैं f गुणे x कर और फार्मूला लगा कर क्या कर देते हैं, हल कर। लेकिन विचलन विधि कह दिया है, तो विचलन विधि की जब कह दिया तो थोड़ा सा ये वो कॉलम बढ़ जाता है। पहले तो ये वो कॉलम यहाँ से क्या होगा, मध्यमान वाला निकलेगा, मध्यमान, जिसको किससे दर्शाते हैं, x से। ये बारंबारता है f से, और मध्यमान के बाद से यहाँ से थोड़ा d आ जाता है, और d के लिए क्या बनता है, a माइनस x माइनस a बनता है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस a। कैपिटल A क्या है, कैपिटल A क्या है, क्या बोलते हैं उसे, अब तुम लोग पिटाओगे, कल्पित माध्य, बहुत सही। तो कल्पित माध्य हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाता है, f गुणे d, बात समझ आया। बस इतना कॉलम बनाना रहता है विचलन विधि में, f गुणे d, ठीक है। यहाँ से एगो और ऐसे बना लो, योगफल जोड़ते रहेंगे, बहुत छोटा सा बन गया। हाँ तो देखो मध्यमान अगर निकालना है तो तरीका बताए हैं ना, इन दोनों को जोड़ो, 0 और 10 जोड़कर कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15। तो अब लिखने की जरूरत नहीं है आगे कि कितना कितना आएगा, अब इसको जोड़कर आधा करिए, जोड़कर आधा करिए, कौन, बस यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ आने में कितना का वृद्धि हुआ है, 10 का। तो इसका मतलब अगला भी 10 का वृद्धि होगा, यानी 15 से तो ये हो जाएगा 25, फिर 25 में 10 जोड़ोगे 35, फिर 35 में 10 जोड़ोगे 45, बस मध्यमान निकल गया। और जब मध्यमान निकल गया तो कल्पित माध्य निकालने का बताया था, यानी कैपिटल A कहाँ से होगा। तो पहले इसमें देखेंगे कि मध्यमान में, मध्यमान है ना, मध्यमान में देखते हैं कि कुल कितना पद है, 1 2 3 4, ये 5 ऐसे दिखाई दे रहा है। तो 5 है तो बीचों बीच वाला लो, तो 1 2 गो ऊपर से छोड़ो और 2 नीचे से, तो बीच में कौन आ रहा है, ये है, यानी कि यही क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा, यानी कि फाइनली A बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक। तो अब देखो अब यहाँ से घटाना है, तो x क्या है, 5 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 20, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का 20, ठीक है। अब यहाँ से 15 में से 25 घटेगा तो माइनस का 10, अब 25 में से 25 0, और यहाँ 25 में से, तो बस इसी का वृद्धि कर दो, यानी ये माइनस का 10 है तो प्लस का 10, ये प्लस का 20 भी आ जाएगा, देख लो घटाओगे भी तभी वही आएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, f गुणे d, तो d का मान तो ये है और f का मान क्या है, ये है, तो 20 25
100, तो माइनस का क्या आ जाएगा 100, 10 12 दहा में 120, और ये हो जाएगा 25 जीरो यहाँ 0, और 10 दहा में 100, और ये हो जाएगा 20 वट्ठे 160। इसका मतलब कैलकुलेशन ठीक ठाक है तुम लोग का। तो इसको क्या करेंगे, सिग्मा एफ, सिग्मा क्या चीज़ दर्शाता है, ये चिन्ह क्या दर्शाता है, योग, ये दर्शाना पदों का योग, यानी एफ का योग। तो ये जोड़ोगे सब तो कितना आ रहा है, 60 आ जा रहा है, कन्फर्म हो ना। तो चलो 20 30, हाँ ठीक है 60 आ गया। आई इसका भी तो निकालते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ गुणे डी बराबर, मतलब कि एफ इंटू डी का योगफल। तो देखो ये 100 से 100 तो खत्म हो गया, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल। 120 में से यानी 160 में से 120, तो ये कितना आएगा, केवल 40। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ कोई दिक्कत है बोलना, समांतर माध्य यानी x बार से दर्शाते हैं ना, तो इसको क्या लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा कल्पित माध्य ए, और सिग्मा एफ इंटू डी बट्टे सिग्मा एफ, यही होता है। तो ए का मान कितना ना 25, और प्लस सिग्मा एफ इंटू डी का मान कितना ना 40, और बट्टे 60, तो 20 दूना 40, 20 3 60, तो ये जगह 25 प्लस 2 बट्टा 3, तो 25 प्लस भाग करो। अब कई लोग होंगे कि इसमें गुणा करो और ये जोड़ो और फिर भाग करो, तो फायदा क्या, पहले यही भाग कर कर जोड़ लो ना, तो ये पॉइंट का 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 ये आएगा ना। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25.66, मतलब आगे ऐसे ही 6 आएगा, तो तुम भी ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे ये 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हो जोड़ोगे तो, हम चाहेंगे तो 25.6, एक अंक 5 से अधिक रहता है तो एक जोड़ दो, 25.67, ये क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 4 नंबर में पूछा है, जितना ये पढ़े हुए सवाल सब बोर्ड में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखो, चलो देखो अगला सवाल देखो, विचित्र में वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण BAC बराबर 30 अंश है तो ADC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इधर तुम लोग सीधा, अब देखो यहाँ से दे दिया है ना कि ADC का मान ज्ञात करना है, BAC का मान 30 अंश दिया है। तो अगर खूब ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा इस फिगर को दूसरे तरह से देखोगे, अगर हाई नहीं रहता तो ये क्या है, इस तरह से देखो, हाई केंद्र है O, ये A, ये B, और यहाँ से ऐसे देखोगे तो ये कैसे आया है, यानी ये C, तो मतलब कि हाई अर्धवृत्त हो गया ना, केंद्र O है, तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना अंश का होता है, 90 अंश का होता है ना। अगर देखो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से देखो ACB अगर तुमसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा ना। तो लिखेंगे क्या है कि कोण ACB इक्वल टू 90 अंश, क्यों, क्योंकि ये किस अर्धवृत्त में क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, यानी अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, 90 अंश का होता है। अगर खूब ध्यान से देखो तो आगे फिर यहाँ से ऐसे है और फिर ऐसे है ना। तो अब देखो यहाँ से एक डी दे दिया गया, तो ABCD अगर तुम देखोगे तो क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। यानी कि अगर वृत्त में कोई चतुर्भुज उसके परिधि पर चारों शीर्ष उसके टच करते हैं, तो जिस चतुर्भुज का निर्माण होता है वो क्या बनता है, चक्रीय चतुर्भुज बनता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 180। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये 30 अंश है, तो ये वाला कोण कितना अंश का होगा, 30 अंश का होगा। क्यों 30 अंश का होगा, एकांतर कोण के नियम से, क्योंकि दो समानांतर अगर रेखाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये 30 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखोगे, क्योंकि देखो ये भी एक जीवा है, ये भी, और ये DC क्या है, जीवा है, ये दोनों क्या है, समानांतर है। तीसरा ऐसे तो ये काट रहा है, तो ये 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ से कोण, हाँ ए भी जीवा भी कर, सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास भी कर सकते हो। ठीक है, तो ACD बराबर कितना, 30 अंश। क्यों, एकांतर, पहले ये लिख लेना, ऐसे लिख लेना कि कोण BAC बराबर कोण ACD बराबर 30 अंश। किस नियम से है, एकांतर कोण से। ठीक है,
एकांतर कोण से ये हो गया, तो इसका मतलब कि ये भी कितना 30 अंश, ये कितना 90 अंश। बोलो समझ आ रहा है। तुम एक और ऐसे दूसरे विधि से भी लगा सकते हो कि अगर ये 30 है और ये, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ से, अब ये कोई जरूर इस सवाल में तो कहीं नहीं कहा है ना कि ए बी और डी सी समानांतर है, तो अपने मन से तो मान नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है, जब समानांतर नहीं कहा है तो ये लिख नहीं सकते हैं हम लोग। बात समझ आ रहा है, तो ये ध्यान रखना, जब कहता तब क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 30 है, ये 90 है ना, यानी ये तो कोण दिया ही है बी ए सी, कितना दिया है 30 अंश, ये दिया है। तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना है 180। तो अब यहाँ से अगर कोण हम निकालें, बी ये वाला निकालें, ये वाला कितना होगा, ठीक है, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये मिलकर कितना 120, तो हाई कितना हो जाएगा 60 होगा ना। अरे तीनों का 180 होता है तो 60 हो जाएगा, तो लिख लेंगे। इसलिए कोण ए बी सी बराबर कितना, कोण ए सी बी प्लस कोण, ऐसे लिख लेना 180 माइनस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी। ये पूरा डिटेल्स से इसलिए लिखना क्योंकि ये सवाल कितना नंबर में पूछा है, 4 नंबर में। अगर 1-2 नंबर में पूछता तो डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अब पूरा 4 नंबर में, तो 4 नंबर लायक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस इसका मान कितना दिया है 90 और इसका 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, घटाएंगे तो कितना आएगा 60 अंश, यानी कोण ए बी सी कितना आ गया 60 अंश, ये 60 आ गया। तो अब देखो ये लिखेंगे यहाँ से कि चूंकि ए बी सी डी एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने का कोणों का योगफल कितना होता है 180, यानी कोण बी बराबर, कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना है 180, तो इसलिए कोण डी प्लस कोण बी मतलब कि बी बराबर कितना 180, तो ये हो जाएगा कोण डी बराबर कितना, ये हो जाएगा 60 है ना, प्लस का 60 बराबर 180, तो कोण डी बराबर कितना 180 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा 120 कोण डी बराबर। ठीक है, तो ये कितना आ गया डी का मान आ गया, यानी डी को ही क्या लिख सकते हैं हम, कोण ए डी सी बराबर कितना 120, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आया। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या दिया है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में 30 किमी जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किमी वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसकी चाल मानेंगे, जो चीज ज्ञात करने के लिए कहता, अगर जैसे पूछता टाइम पूछता तो टाइम मानते, ठीक है, नाव की चाल पूछता तो नाव की चाल मानते, धारा की चाल पूछा है तो धारा की चाल मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी इतना है। अब यहाँ से मान लिए तो अब डायरेक्ट किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार के मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि दिया क्या है नाव की चाल। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि धारा के दिशा में नाव की चाल, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल। अच्छा ये बताओ, जिधर धारा बह रहा है उधर ही नाव अगर चल रही है तो क्या होगा, और तेज बहेगा ना, और तेज ही से नाव चलेगा, मतलब क्या होगा कि धारा की चाल उसमें क्या हो जा रहा है, जुड़ जाएगा। तो नाव की चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्लस क्या है धारा की भी चाल, तो यानी कि धारा के दिशा में कितना आ जाएगा 15 + x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है,
यानी कि इस चाल से चलेगा। अब यहीं तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, यानी कि देखो अगर धारा बह रहा है ऐसे और नाव उधर से आ रहा है तो नाव को चलाने में क्या पड़ेगा, मेहनत पड़ेगा ना। कि मतलब क्या होगा कि धारा जो है उसको दबा रहा है उसको चाल को, मतलब कि तब भी वो आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब कि नाव के चाल में से धारा की चाल को क्या करना है, निकाल देंगे तो जो बचेगा उसी चाल से क्या बढ़ेगा, नाव आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, किमी प्रति घंटा। बात समझ आ रहा है। अब ये चीज़ दो चीज़ हो गया। अब देखते हैं कि प्रश्न में और क्या कहा है। अब मान लो कि यहाँ से पहले एक बात ऐसे समझ लो कि कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है। मतलब नाव यहाँ से ऐसे धारा की दिशा में ऐसे जा रही है और फिर धाराई की दिशा से मतलब यहाँ से वापस आ रही है। मतलब जाने और आने में कुल टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। ये कहीं नहीं दिया कि जाने में इतना टाइम और आने में इतना टाइम, मतलब जाने और आने दोनों को जोड़ कर दिया है, कुल कितना, 4 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो पूछा तो बताओ धारे की चाल कितनी होगी। लेकिन एक चीज़ दिया कि इसके बीच की दूरी दे दिया है कितना, 30 किलोमीटर। इसके बीच की दूरी कितनी दे दिया है, 30 किलोमीटर। यानी 30 किलोमीटर जा रहा है और 30 किलोमीटर क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। तो कितना टाइम लग जा रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। यानी एक बार जा रहा है किस चाल से, 15 प्लस एक्स धारा की दिशा में, एक बार आ किस चाल से रहा है, 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो कुल टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। तो लिखेंगे क्या, अगर कुल टाइम हमको निकालना है, कुल समय निकालना है, तो कुल समय क्या हो जाएगा कि धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय और प्लस धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आने में लगा समय, यही होगा ना। तो कुल समय अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी, कितना है, 30 किमी है ना, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय प्लस, हाँ, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 30 किमी आने में लगा समय। बात समझ आया। तो अब कुल समय कितना दिया, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 के मतलब 4 से 1/2 घंटा हो जाएगा ना, 4.5 घंटा। ठीक है, बराबर धारा के दिशा में यानी कि जाने में लगा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। तो दूरी कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर, और चाल कौन से चाल से, धारा की दिशा में, तो कितना चाल है, 15 प्लस एक्स प्लस, अब यहाँ से कितना जाएगा, धारा के विपरीत, तो आ कितना रहा है, 30 किलोमीटर, तो यहाँ से जाएगा 15 माइनस एक्स। बोलो समझ आ रहा है। अब इसको हल करोगे तो 4 दूना 8 एक 9/2, और यहाँ से ऐसे 30 कामन ले लो इसमें से, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 3 से काटो, 3 3 9, 3 दहा में 30, यानी कि 3/2, ये हो जाएगा 10, और ये तिरिये गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स, और नीचे का नीचे गुणा कराओगे तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये देखो माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कट गया, तो 15 और 15 कितना हो गया, 30, यानी कि 3/2 बराबर 10 गुणे 30/15 का वर्ग करोगे तो 225 और माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो 3 दहा में 30, तो ये तिरिया कैसे, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये यहाँ से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर ये गुणा करो तो 10 दहा में 100 दूना 200 होगा ना। अरे ये 10 दहा में 100, ये बट्टे उधर जाएगा तो गुणा में तो 200, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 200 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 25,
यानी कि x बराबर कितना 5, यानी x का मान कितना आ गया 5। अब चूंकि अंडर रूट का मान क्या होता है प्लस माइनस, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, इसलिए कि चाल तो बहुत होगा तो शून्य होगा, नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत होगा तो धारा नहीं बहेगी, लेकिन माइनस में कैसे धारा बहेगी। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, चाल इसका आएगा प्लस वाला। तो अतः फाइनली क्या लिखेंगे, अतः धारा की चाल कितना 5 किमी प्रति घंटा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पर चलते। देखो अगला सवाल क्या दिया है कि सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो इधर, देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का है ना सवाल, इसमें अगर फिगर बना लिए तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। फिगर बस बन गया तो सवाल का आंसर कंफर्म। तो देखो पहले तो मान लेते हैं कि कोई एक सड़क है, ऐसे दिखाई दे रहा है, ये हो गया तुम्हारा एक सड़क, ये मान लेते हैं वो सड़क ये ए है और दूसरी सड़क क्या है बी है। सड़क के एक ओर क्या है, ये मकान है, टेढ़ा है, मान लो लकवा मार दिया मकान को, सही से मिस्त्री बनाया नहीं, यानी कि ए से मान लेते हैं सी है, ये क्या है मकान। ठीक है, और एक दूसरे और सड़क के क्या है, एगो मीनार है, मतलब ये डी मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये मीनार है और ये क्या है मकान है। ठीक है, अब इस मकान की ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर, मीनार का दिया नहीं है, यानी जिसको ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई कितना है h मीटर है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लें h मीटर पूरा। बात समझ आया। अब प्रश्न में देखो क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर से, यानी मीनार का शिखर मतलब ये चोटी इसकी, यहाँ से मकान के छत, तो मकान का छत तो यही होगा ना, यानी कि यहाँ से जब ऊपर से ऐसे मकान के छत को ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो अवनमन कोण कितना अंश का पहले बन रहा है 45 अंश का। ठीक है, कितना अंश का 45 अंश का अवनमन कोण, और वहीं से शिखर से और आधार के अवनमन कोण, माने मकान के आधार, आधार मतलब निचला सिरा को, यानी छत ही पर से मीनार के दोनों ओर देख ले रहा है, यानी कि उसके नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला, तो ये अवनमन कोण यानी ये पूरा कितना अंश का बन रहा है, तो 60 अंश का। बात समझ आया, ये 60 अंश का। तो एकांतर कोण के नियम से अगर इसको ऐसे हम मिला दें सीधा, ठीक है, जैसे इसको नाम दे देते हैं, कहीं यहाँ ई दे देते हैं। ठीक है, तो अगर ये 45 अंश बन रहा है, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 45। अगर ये पूरा 60 अंश बन रहा है तो ये कितना बनेगा 60 अंश। फिगर बन गया, अब आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बार लेकर चलेंगे ना, तो एक बार लेकर चलते हैं कौन सा, कि त्रिभुज, हाँ बोलो, त्रिभुज ए बी डी से, चलो ए बी डी से, यानी ए बी डी से समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ से tan 60 यानी tan थीटा ले लेंगे, यानी tan क्या हो जाएगा 60 अंश, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, सामने की भुजा हो जाएगा ये पूरा लंब, यानी लंब h हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा ए बी, होगा कि नहीं होगा। और tan 60 का मान क्या होता है √3 और h बटा ए बी, बोल होगा। तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते, ए बी को इधर लाओ तो ये हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा h बटा √3, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब पुनः फिर किससे लेकर चलेंगे बताओ, त्रिभुज, हाँ बोलो सी ई डी से, यानी छोटा वाला त्रिभुज। तो फिर इसमें भी ले लेंगे क्या tan थीटा, यानी थीटा का मतलब 45 अंश, और tan 45 का मतलब लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये भी कितना होगा 10 ही होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा
इसका मतलब कि ये पूरा एच है, तो इसमें से 10 को कम कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी। इसका मतलब कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि एच माइनस 10, बोलो समझ आया। और बटे आधार, तो आधार तो जो ये ए बी है उतना ही तो ये भी है, यानी कि सी ई। तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं, पहले सी ई लिख लो, ठीक है, क्योंकि वो वाला लेकर चल रहे हैं तो बाद में तो सी बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये 10/45 का मान क्या होगा, 1, तो एच माइनस कितना 10 बटे सी ई, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे कि चूंकि सी ई बराबर क्या है ए बी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से सी ई के जगह पर क्या लिख दो ए बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी बराबर कितना एच माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो ए बी इसमें भी है ए बी इसमें भी है, तो मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 से तो एच बटा क्या हो जाएगा √3 बराबर एच माइनस 10, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो इसको उधर लेकर जाओ तो ये बच जाएगा क्या एच, और ये हो जाएगा √3 एच माइनस का 3 होगा। तो इसको उधर लेकर जाओ, इसको इधर लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 10√3, ये हो जाएगा √3 एच माइनस एच, होगा कि नहीं होगा। तो हो जाएगा 10√3 बराबर, इसमें से एच कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 होगा। तो अब ये क्या है गुणा में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में यानी बट्टे में, तो √3 माइनस 1 बराबर एच, यानी सीधा सीधा लिख लो एच बराबर क्या हो जाएगा 10√3 माइनस √3 माइनस 1, परमेकरण कर दो, प्लस से होता है ना विपरीत चिन्ह से, तो परमेकरण करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 से गुणा कराओगे तो 10 गुणे 3 हो जाएगा, और उसमें गुणा कराओगे तो 10√3 एक में, और नीचे का एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये 10 3 30 और ये 10√3, अब बट्टे में ये 3 माइनस 1, तो ऊपर से कितना कामन ले लो 10, अगर कामन ले रहे हो तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 होगा, अब बट्टे में 2, तो 2 पचे 10, यानी फाइनली एच बराबर क्या लिख सकते हैं हम 5 √3 प्लस 3 प्लस √3, और ये किस में है सब मीटर में है ना, मीटर में। अब मीनार की ऊंचाई क्या माने थे एच, तो ये हो जाएगा क्या मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई इतना लिख दो, या √3 का मान रख कर फिर उसको जोड़कर 5 से गुणा कर दो तभी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 × √3